हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट का डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तक हमने पढ़ लिया था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है और इस थ्योरी में कौन कौन से मेन पॉइंट्स है ये हमने देख लिया था और ये चीज़ें मैंने बहुत ही सही से बताई थी और आई थिंक आप लोग को समझ में भी आया होगा। और आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमारे पास फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस लॉ में होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ऑल केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। अगर मैं केमिकल चेंजेस की बात करूं, अभी फिलहाल हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैं केमिकल की ही ज़्यादा बात कर रही हूँ, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बात करूँ तो ये ऐसी बात कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अंदर जो कंपाउंड यूज़ हो रहा है उसका जो मास होगा ना तो उसे क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। ये बातें हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बात करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू। इसमें होता क्या है, एक केमिकल रिएक्शन में दो ही चीज़ें होती हैं, क्या, एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड, राइट। तो क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट बनेंगे प्रोडक्ट की तरफ उन दोनों का जो वेट होगा, जो मास होगा वो बराबर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल मैं लेकर के बता देती हूँ आप लोग को, क्या कि हमने एक रिएक्शन ली, वो रिएक्शन है हमारे पास H2 प्लस Cl2। अब बनेगा क्या, HCl बनेगा, राइट। अब इसको बैलेंस अगर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है कि जो हमारे पास ये H2 है ना, इसका मास कितना होगा, अभी मैं एटॉमिक मास के थ्रू चल रही हूँ, ठीक है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से Cl का कितना होता है, 35 होता है ना। और मैं अगर इसका कर दूँ तो हमारे पास 70 अप्रॉक्स आ जाएगा। अप्रॉक्स की बात कर रही हूँ, 35.5 अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। बट अभी मैं एक कंप्लीट वैल्यू लाने के लिए 35 ओनली लेकर के चल रही हूँ। इसके बाद अगर मैं इसकी, अब देखो इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा, 72 आ जाएगा। इसमें बताइए इसमें क्या होगा, 2 इंटू एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 प्लस एक क्लोरीन का कितना होता है 35, कितना हो जाएगा 36 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 2। तो देखिए दोनों का क्या मास सेम आ रहा है क्या, तो यही बातें तो कह रहा है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का होता है इन ऑल द केमिकल रिएक्शंस। इसी लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं। नाउ आगे चलते हैं। अगला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इसको दो नाम से जानते हैं, क्लियर है। पहला क्या, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। दोनों ही एक ही लॉ के नाम है। इसमें देखो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। एक कंपाउंड डिफरेंट सोर्सेस से जब हम, मतलब वो कहीं से भी आ सकता है, डिफरेंट सोर्सेस से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, but the ratio of each component by weight remains same. It does not depend on the method of preparation. जो भी जस्ट मैंने बात बोली वही बातें क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है उसको मैंने बाय एनी केमिकल रिएक्शन मैंने उसको क्या किया है, बनाया है ना, प्रिपेयर किया है, तो उसका जो मास होगा, उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, चाहे वो किसी भी प्रोसेस के थ्रू बना हो। जैसे मैं वाटर की बात कर लेती हूँ, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, राइट। अब ये H2O है, अब ये वाटर मान के चलो हमने वाटर जो कलेक्ट किया वो हमने किया रेन वाटर कलेक्ट। दूसरी बार मैंने क्या किया, टैप वाटर कलेक्ट कर लिया, राइट। इसी तरीके से थर्ड टाइम यही कहीं मैंने पॉन्ड वॉन्ड से पानी लेकर आया, तालाब वगैरह जो होते हैं रिवर्स, मैं रिवर्स मान लेती हूँ, ठीक है। रिवर से भी मैंने क्या किया, वाटर को कलेक्ट किया। तो यहाँ पर आप लोग खुद बताइए, यहाँ पर भी होगा H2O, यहाँ पर भी होगा H2O, यहाँ पर भी होगा H2O। तो मैं मास को अगर देखूँ तो इसका मास क्या होगा, वेट के अकॉर्डिंग देखूँ तो कितना होगा, कंपोनेंट के हिसाब से 2:1,
2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन 1, मतलब सिंगल में, तो क्या हो रहा है 2:16 हो रहा है। तो चाहे रेन वाटर हो, रिवर वाटर हो या टैप वाटर हो, दोनों के अंदर रेशियो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। कहीं भी किसी भी सोर्स से हमने वाटर जो कलेक्ट किया है उसका वेट के अकॉर्डिंग जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनाइट प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये भी पहले वाले की तरह ही है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि जब नाम चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस अपन को देखने को मिलेगा ही। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड्स, जब 2 एलिमेंट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक से ज़्यादा क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं या कंपाउंड्स बनाते हैं, देन द डिफरेंट मास ऑफ 1 एलिमेंट, तो एक बंदे का डिफरेंट मासेस होंगे, कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। अब इसमें क्या कहा इसने, वो एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, कौन कौन, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो फर्स्ट मैंने बनाया N2O कंपाउंड, दोनों ही मिल रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स में बना रही हूँ इन दोनों की हेल्प से। अगला मैंने NO और होल ट्वाइस लगा दिए इसमें, एंड नेक्स्ट मैंने बनाया N2O3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मास की बात करूँ तो क्या क्या मास होगा बताइए, N2 तो 14 × 2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28:16। सेकेंड वाले का क्या आएगा, 28:32, एंड थर्ड का आएगा 28:48। तो यहाँ पर क्या बात किया है, विद अ फिक्स्ड मास, मतलब एक एलिमेंट का क्या होगा, मास जो है वो फिक्स्ड होगा, और जो दूसरा वाला बंदा है जिसका मास डिफरेंट डिफरेंट चलते जा रहा है, वो एक होल नंबर में, एक होल नंबर का रेशियो क्या करता है, बियर करके रखता है। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, आप देखिए यहाँ पे 28 28 28 फिक्स है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन में एक बार 16 32 एंड 48 है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1:2:3। ऑक्सीजन जो है एक दूसरे से ही होल नंबर के रेशियो में यहाँ पर कंबाइन हो रखी हैं, यही बातें इस लॉ में बोल रहा है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अच्छा, इसके अंदर लेकिन एक चीज फिक्स रखिए आप, ये जो लॉ होगा किस पे काम करेगा, है ना, तो ये गैसियस रिएक्शन के लिए ही आप इसको करेंगे काम, बाकी और किसी रिएक्शंस में ये काम नहीं करेगा। ओनली गैसियस रिएक्शंस, मतलब जहां पर रिएक्टेंट भी गैस स्टेट में हो और प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में हो, तो वहां पर ये लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन द गैस रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू गैसेस, एक गैस जो है, मतलब रिएक्टेंट के फॉर्म में जो गैस है वो न्यू गैसियस प्रोडक्ट्स क्या कर रही है, बना रही है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट टू द गैसियस प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट का जो रेशियो निकलेगा, एक्सप्रेस एज अ होल नंबर रेशियो, ऑल मेजरमेंट्स बीइंग मेड अंडर सिंपल या सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी बात समझो क्या कहना चाह रहा है। एक एग्जाम्पल में यही आप लोग के लिए लिख दे रही हूँ कि मैंने एक रिएक्शन ली जो कि हमारे पास रिएक्शन कैसी है, गैसियस है, N2H2NH3, और इसके 2 मोल्स बनेंगे इसको वो करने के लिए, ठीक है। इसको भी मैं लगा देती हूँ 3H2, ओके। तो ये है हमारे पास रिएक्शन, और मैं यहाँ पर ये कैसी स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है तीनों चीज़ें। तो मतलब रिएक्टेंट साइड पे भी गैसियस है और प्रोडक्ट साइड पे भी गैस है, तो ये रिएक्शन कैसी हुई, गैसियस रिएक्शन हुई। इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा कौन सा लॉ, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि इसका वॉल्यूम ये 1:3 और यहाँ पर 2, ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का। और आप लोग अभी एक कमेंट में एक चीज़ का आंसर जरूर दीजिएगा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, जिसमें अमोनिया हमारे पास बन के आता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ
केमिकल कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़े हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। जहाँ पर भी कोई डाउट्स वगैरह होगा आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।